नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में किंग यहाँ पर अपने कमरे में खड़े हुए अपने ही ख्यालों में थे कि किस तरह से उन्होंने इंद्रजीत पीरामल की मौत को तय किया था, जैसे कि कवीना अवंतिका चाहती थी वैसे ही, क्योंकि अब वो यही सब सोचते हुए अपने उन्हीं ख्यालों में चले जाते हैं। जब इंद्रजीत को किंग ने अपनी साजिश के तहत ही अच्छी तरह से प्लानिंग करने के बाद ही उसे राजमहल का राजा बनाया था, उसे उसका किंग बनाया था। और इसे अब कुछ समय के बाद जब वो राजा था तो इधर अब वो उन्हें एक बार गुप्त रास्ते से वहां पर उसके कमरे में जाते हैं और अब वहां पर उन्हें 3 सुइयां लगा देते हैं। उसके बाद जब इंद्रजीत को होश आता है तो इंद्रजीत यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में यहाँ पर लेटा हुआ था और अब डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था कि अब वो कभी भी बोल नहीं पाएगा। अब उनकी पत्नी गुस्से में बस उन्हीं की तरफ ही देख रही थी और कहती है कि जरूर इन्होंने कुछ ऐसा वैसा खाया होगा। या इधर अब अपनी पत्नी की बातों को सुनकर ऐसे खुद की तरफ इस तरह से उसे घूरता हुआ देखकर अब इंद्रजीत पीरामल कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्हें सच सच बता देना चाहते थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन अब इतनी कोशिशों के बाद भी उनके मुंह से उनकी जुबान निकल ही नहीं रही थी। वो बस यहाँ पर छटपटा रहे थे। या अब दिव्यांशी कहती है आप तीनों यहाँ से जाइए, हम हैं इनके साथ। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं आप श्योर हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? धनंजय की इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है हाँ मैं श्योर हूँ, और वैसे भी रानी साहिबा का राजमहल से दूर रहना ठीक नहीं है, इसलिए उसे राजमहल में जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। ये सुनते ही यहाँ पर धनंजय पीरामल कविन रेवती को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तो अब यहाँ पर दिव्यांशी कहती है महेंद्र देखो तुम भी उनके साथ ही जाओ, तुम यहाँ पर क्या करोगे, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। अब उनकी ये बात सुनते ही महेंद्र पीरामल कहते हैं आपकी बात तो ठीक है, लेकिन माँ मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। ये सुनते ही अब दिव्यांशी महेंद्र पीरामल को गुस्से से देखती है, तो क्योंकि अब उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा कि महेंद्र उसकी बात को काट रहा था। तो वो बिना कुछ कहे ही अब वो भी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अब महेंद्र के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हालांकि वो यहाँ पर अपने पापा के पास रुकना चाहता था, लेकिन यहाँ पर दिव्यांशी के कहने से उसे यहाँ से जाना पड़ा। अब यहाँ वार्ड में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक किंग के साथी और दूसरी दिव्यांशी। अब वो उन्हें देखकर कहती है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि दिव्यांशी यहाँ पर किंग के उस आदमी को नहीं जानती थी। इसलिए यहाँ पर दिव्यांशी ने सबसे पहले उन तीनों को यानी कि धनंजय, महेंद्र और रेवती को यहाँ से भेज दिया। उसके बाद ही अब इस आदमी से सीधे सीधे सवाल किया। दिव्यांशी की इस बात पर अब वो आदमी कहता है मुझे किंग ने अपने साथ रखा है, वो क्या है ना कि मैं इनकी बात को समझ जाता हूँ, तो बस इसीलिए ही मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि देखो ना अब ये बोल ही नहीं पाएंगे तो कोई तो चाहिए ना इनकी बातों को समझने वाला, और इनके लिए हुए डिसीजन में इनकी आवाज बनूंगा, इसलिए मैं बस यहाँ पर इन्हीं के लिए हूँ। इधर उस आदमी की ये बात सुनते ही पहले तो दिव्यांशी हैरानी से उस आदमी को देखती है, क्योंकि उन्होंने पहले उस आदमी को कभी भी नहीं देखा था, इसलिए उसे उसकी ये बात काफी ही स्ट्रेंज लगी, साथ के साथ उसे वो इंसान भी। लेकिन अब उसके बाद क्योंकि उसने कह दिया था कि वो किंग के लिए हुए डिसीजन को सबको बताएगा, इसलिए अब उसके बाद अब वो अपने पति को घूर घूर कर देखने लगती है। यहाँ पर दिव्यांशी को इस तरह से अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर अब इंद्रजीत पीरामल उन्होंने अब उस आदमी का वो तो सच बताना चाहते थे कि यह आदमी जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो झूठ कह रहा है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही तो उसकी ऐसी हालत हुई है। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि वो भी यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि वो लिखने के लिए अब अपने हाथों को राइटिंग पैड की तरफ बढ़ाने ही वाले थे कि तभी वो आदमी अब उनकी इस हरकत को समझ जाता है, और अब वो जल्दी से किससे पहले कि वहां पर इंद्रजीत कुछ भी लिखता कि वो आदमी अब इंद्रजीत पीरामल के पास जाता है और उनके हाथ को पकड़ कर कहता है किंग ये क्या कर रहे हैं आप, हाँ इस तरह से पैनिक मत कीजिए।
मुझे मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि एक दिन आपकी आवाज़ ज़रूर आ जाएगी, इसलिए आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जब तक आपकी आवाज़ नहीं आती तब तक मैं हूँ ना आपकी आवाज़। आप बस अपने इशारों से बताइए, मैं सब कुछ समझ लूँगा। इसलिए ही तो खास मैं यहाँ पर आपके लिए हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उस भगवान में विश्वास रखिए कि एक दिन आपकी आवाज़ ज़रूर आएगी। और ये कहते हुए ही वो आदमी अब उनके कान के पास जाकर अब बड़ी ही चालाकी से धीरे से कहता है, अगर अपने हाथ और पैरों की सलामती चाहते हो ना तो चुपचाप लेटे रहो, वरना जैसे तुम्हारी अभी आवाज गई है ना, ठीक वैसे ही तुम्हारे हाथ और पैरों का क्या होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ और पैर तुम्हारे शरीर से तो जुड़े रहें लेकिन वो तुम्हारा शरीर उन्हें कभी उठा ही ना पाए। तो बस अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मानते रहो। और हाँ, अगर तुमने मुझसे होशियारी करने की कोशिश भी की ना तो इसके अंजाम के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी कोई भी होशियारी मेरे सामने नहीं चलने वाली है। इसके बाद फिर तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर होने वाला है उसके जिम्मेदार तो तुम ही होगे, मैं नहीं। और ये सारी ही बातें वो यहाँ पर उसे कह देता है। और अब उस आदमी की ये बात सुनकर कुछ वक्त के लिए तो अब इंद्रजीत पीरामल बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं। वो अपने हाथ को बिल्कुल भी नहीं हिलाते। और अब ऐसे ही यहाँ पर वक्त बीत रहा था, क्योंकि किंग का ये खास आदमी हमेशा ही इंद्रजीत पीरामल के साथ ही रहता था। वो उससे एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं जाता था, यहाँ तक कि वो अब किंग की आवाज़ ही बन गया था। इंद्रजीत पीरामल जो कुछ भी कहते थे वो उन्हें सब कुछ बता देता था। और अब वो यहाँ पर सच में उनकी आवाज़ ऐसे बन गया था कि जिससे सरजी और उसके साथियों को भी यकीन हो सके कि उसे इंद्रजीत पीरामल ने ही अपने साथ रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किंग का प्लान पूरी तरह से इस आदमी के द्वारा सक्सेसफुल हो रहा था। इसलिए अब उसने भी कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। और एक दिन और ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन एक दिन इंद्रजीत पीरामल ने सोचा कि वो सरजी को अब सब सच बता देगा कि उसके साथ जो आदमी है वो हमारा नहीं है, क्योंकि इंद्रजीत पीरामल भी साफ देख और सुन पा रहे थे कि किस तरह से ये आदमी अब उसके ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह से घुल मिल रहा था, किस तरह से उसकी आवाज़ बन के वो यहाँ पर सरजी और उनके लोगों का विश्वास जीत रहा था, जो इंद्रजीत पीरामल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए अब उसने अपना मन बना लिया था कि अब चाहे जो भी हो, अब मुझे सरजी को सच बताना ही होगा, इससे पहले कि यह आदमी हमारे और भी राज जान जाए। अब यही सब सोचते हुए ही इंद्रजीत पीरामल अब यहाँ पर अपने ऑफिस से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी वो आदमी अब अचानक से उसके सामने आ जाता है। और अब वो यहाँ पर इंद्रजीत पीरामल से कहता है, हमें धोखा देने का सोचना भी मत। तुम क्या सोच सकते हो क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी ऐसा वैसा चल रहा है तो अपनी उस सोच को वहीं के वहीं दफन कर दो। और ये कहते हुए ही वो आदमी अब उसे एक जोर का धक्का देता है। उस आदमी ने इंद्रजीत पीरामल को इतनी जोर से धक्का दिया था कि अब इंद्रजीत पीरामल अंदर की तरफ गिर जाता है। और जैसे ही इंद्रजीत पीरामल फिर से अब अंदर की तरफ अपने कमरे में ऑफिस में जाकर गिरता है, तो अब यहाँ पर वो आदमी फिर से बड़ी ही जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर देता है। और वो अब उस दरवाजे को बंद करने के बाद अब अपनी पॉकेट से फिर से कुछ पिन को निकालता है और कहता है, मुझे यूं ही किंग का राइट हैंड नहीं कहा जाता है, समझे। तुम क्या सोचते हो तुम मेरे साथ कोई भी चालाकी करोगे और मुझे उसके बारे में ये पता नहीं चलेगा। अरे मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मैं किंग का राइट हैंड हूँ, तो मेरे में कोई ना कोई तो खूबी होगी ही ना। और ये कहते हुए ही वो आदमी अब उस पिन को फिर से इंद्रजीत पीरामल के दोनों हाथों पर और पैरों पर चुभा देते हैं, क्योंकि अब किंग के इस आदमी को यकीन हो गया था कि अब अगर इंद्रजीत उससे अब नहीं डर रहा है या वो सरजी को कुछ भी बता देगा तो इसलिए उनका सारा का सारा प्लान खराब हो सकता है। इसलिए उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए इधर ये सब करने के बाद कुछ ही देर में अब उस केमिकल का असर अब यहाँ पर इंद्रजीत के पीरामल के शरीर के ऊपर होने लगता है।
और अब इंद्रजीत पीरामल के हाथ और पैर दोनों ही अब धीरे धीरे से काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा जान पड़ रहा था जैसे उसका शरीर, उसका मस्तिष्क उसके हाथ पैरों से एकदम से ही अलग हो चुका हो, जैसे वो उसके हाथ और पैर उसकी बॉडी से लगे ही ना हो। या वो आदमी अब ये सब करने के बाद जब वो देखता है कि इंद्रजीत पीरामल तो वहीं पर ही अचानक से गिर गए हैं, तो वो उन्हें एक व्हीलचेयर पर वहां पर व्हीलचेयर लाकर उन्हें उसके ऊपर बैठा देता है। क्योंकि अब उन्हें इंद्रजीत पीरामल को गिरता हुआ देखकर वो आदमी भी समझ गया था कि अब ये अपने हाथ और पैरों का भी यूज नहीं कर पाएगा, इसलिए सरजी तक तो ये मैसेज कैसे ही भेजेगा। और अब वो यहाँ पर उसे व्हीलचेयर पर बिठाने के बाद वो आदमी फिर से कहता है, कुछ याद आया? अपनी उल्टी गिनती अब तुम गिनना शुरू कर दो, क्योंकि देखो अब तुम्हारा वक्त आ गया है, अब तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जितना समय है उसमें तुम अब अपने भगवान को याद करो, क्योंकि जो तुमने कर्म बोए किए हैं उसकी सज़ा तो अब तुम्हें मिलने वाली है। अब तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। वैसे तुम भूले तो नहीं हो ना कि तुम्हारी मौत तुम्हारी पत्नी ने कैसे तय की थी? क्या तुम्हें पता है? अब ये सारी ही बातें सुनकर तो इंद्रजीत पीरामल को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि जुबान तो उसकी पहले से ही किंग और किंग के इस आदमी ने छीन ली थी। रही बात उसके हाथ और पैरों की, तो अब उसके हाथ और पैरों को भी एकदम से पैरालाइज यहाँ पर किंग के इस आदमी ने कर दिया था। और देखते ही देखते यहाँ पर अब वक्त बीतता जा रहा था। अब इंद्रजीत पीरामल बिल्कुल, उसका शरीर ऐसे हो गया था जैसे वो बिल्कुल निर्जीव हो, बस उसकी सांसें चल रही थी और उसके कानों में सबकी आवाजें जा रही थी। और यहाँ पर अब सरजी ने भी इंद्रजीत पीरामल की जब ऐसी हालत देखी, तो उसकी ऐसी हालत को देखकर तो अब उन्होंने यही तय किया था कि वो अब खुद किंग बनेंगे, क्योंकि अभी इंद्रजीत पीरामल किंग थे तो अब वो यहाँ पर अपने काम को अच्छी तरह से नहीं संभाल पा रहे थे। उनकी हालत ही ऐसी थी, तो अब सरजी ने डिसाइड कर लिया था कि अब बारी है उनके किंग बनने की, और फिर यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया उनके हाथों में होगी। और ये बात उन्होंने इंद्रजीत पीरामल से खुद ही कहा था जब वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। जैसे ही सरजी ने अपने मन की बात इंद्रजीत पीरामल के सामने कही, तो ये बात जैसे ही अब उसके कानों, अब इस आदमी के द्वारा किंग के कानों तक पहुंची, तो अब यहाँ पर बूढ़ा किंग भी अपने आदमी से कहता है, मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज में तुम्हारे युवराज अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? इधर किंग की ये बात सुनते ही अब वो किंग का खास आदमी कहता है, किंग आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद युवराज के पास जाऊंगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि किंग की चेयर पर अब उसका असली हकदार बैठे, ना कि इंद्रजीत पीरामल और सरजी जैसे आदमी। क्योंकि अगर किंग की चेयर पर ये लोग बैठे रहेंगे तो फिर तो इस दुनिया का विनाश निश्चित है। अब अपने खास आदमी की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम अभी के अभी दिल्ली जाओ और हाँ उसके साथ डील करो, चाहे कैसे भी करके उसे मनाओ। इस बात पर अब वो आदमी कहता है, ओके किंग। अब और यहाँ पर किंग से बात करने के बाद अब किंग का वो खास आदमी अब दिल्ली के लिए निकल गया था रोहित मारवा से बात करने के लिए। और वहाँ पर जब वो दिल्ली पहुँचता है, तो दिल्ली जाने के बाद अब वो सीधा ही मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी में जाता है। और वो जो वहाँ पर जाने के बाद अब वहाँ पर गेट पर कहता है, मुझे रोहित मारवा से मिलना है। इस बात पर अब वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर टॉप फ्लोर प्रेसिडेंट रूम। अब उस रिसेप्शनिस्ट की इस बात पर अब वो आदमी अब उसे थैंक यू बोलकर सीधा ही एलिवेटर की तरफ बढ़ जाता है। एलिवेटर को यूज करने के बाद वो सीधा ही टॉप फ्लोर पर जाने लगता है। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, तो वहां जाने के बाद अब वो वहां पर प्रेसिडेंशियल स्वीट के उस दरवाजे को नॉक करने लगता है। जैसे ही अब उसे अंदर आने की बेल सुनाई दी, तो वो अब जैसे ही अंदर आया, तो सामने एक 15 साल के अपने युवराज को देखकर उसके चेहरे पर एक समाइल आ जाती है, क्योंकि उस समय रोहित की उम्र सिर्फ 15 साल ही थी जब रोहित ने किंग के द्वारा सारी की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया था। लेकिन अब यहाँ पर अब
अपने युवराज को देखकर अब वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो अपने इमोशंस को यहाँ पर रोहित के सामने बिल्कुल भी आने दे। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ही वो आदमी कहता है, हेलो मिस्टर रोहित मारवा। अब इस शख्स की इस बात पर अब रोहित कहता है, हेलो प्लीज़ बैठिए। और रोहित की ये बात सुनते ही अब वो आदमी कहता है, देखिए मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ। वो क्या है ना कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डील है। क्या आप मेरी ये डील सुनना चाहेंगे? अब उस आदमी की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, कैसी डील है, कहना क्या चाहते हैं आप? इस बात पर अब वो आदमी कहता है, मैं इंपीरियल ग्रुप से आया हूँ, मुझे वहाँ से भेजा गया है और हाँ, हम आपकी कंपनी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट देंगे, लेकिन हाँ उसके बदले में अब वहाँ पर वो इतना ही कहता और अब वो चुप हो जाता है। रोहित ने पहले ही किंग के द्वारा बताए गए तरीकों से रोहित ने यहाँ पर मारवा ग्रुप उस कंपनी को तो पहले संभाल ही लिया था। अब जैसे ही उसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात सुनी तो भी यहाँ पर रोहित अब उसकी बात को पकड़ते हुए कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके बदले में क्या करना होगा मुझे? आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पर रोहित की इस बात को सुनकर अब वो आदमी खुश होता है कि रोहित उसके इस ऑफर में इंटरेस्ट ले रहा है और अब वो कहता है, हम इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी को देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको हमें अपने प्रॉफिट का 15% देना होगा। क्या आपको ये मंजूर है? अब उस आदमी की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा कुछ देर तक तो सोचने लगता है कि क्या उसे ये डील करनी भी चाहिए या नहीं। काफी देर सोचने के बाद अब यहाँ पर रोहित मारवा कहता है, ओके मैं तैयार हूँ। रोहित की ये बात सुनते ही अब वो आदमी कहता है कि तो फिर ठीक है, चलें। इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो दोनों ही वहाँ से पेरिस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि यह आदमी रोहित को अब अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर कुछ ही घंटों की दूरी को तय करने के बाद वो दोनों अभी यहाँ पर इंपीरियल ग्रुप के हेडक्वार्टर में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो आदमी अब रोहित मारवा को लेकर अब वहाँ पर आ जाता है और अंदर आने के बाद अब यहाँ पर रोहित की नज़र सामने बैठे हुए एक बूढ़े से आदमी पर जाती है, जो कि दूसरी तरफ बैठा हुआ था और वो बस यहाँ पर रोहित के आने के बाद बस रोहित को ही बड़े ही ध्यान से देख रहा था। यहाँ पर अब वो आदमी अब रोहित से कहता है, आप यहाँ पर बैठ जाइए। अब उनकी ये बात सुनते ही अब रोहित वहाँ पर लगी हुई एक चेयर पर बैठ जाता है, लेकिन उसकी नज़र अभी भी सामने बैठे हुए उस आदमी पर ही थी कि आखिर वो आदमी कौन है। और इधर यहाँ पर इंद्रजीत पीरामल बस रोहित को ही देख रहे थे कि तभी अब उनके कानों में आवाज़ आती है, ये तो बूढ़ा आदमी आपके सामने है, ये आपके नाना है और आप इनके ग्रैंडसन हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग के इस आदमी ने अपना काम तो अच्छी तरीके से कर दिया था, क्योंकि वो यहाँ पर इंपीरियल ग्रुप के हेड ऑफिस में यहाँ पर बूढ़े किंग की जगह वो यहाँ पर इंद्रजीत पीरामल को लेकर आ गया था, ताकि वो यहाँ पर रोहित को विश्वास दिला सके कि ये उसके नाना जी हैं। इधर उस आदमी की ये बात सुनते ही जितना बड़ा शौक यहाँ पर इंद्रजीत पीरामल को लगा था, तो वहीं उतना ही बड़ा शौक रोहित को भी लगा था, क्योंकि इंद्रजीत पीरामल को समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये आदमी आखिर उससे करवाना क्या चाहता है, क्योंकि अब ना तो वो कुछ अपने हाथों से कर सकता था, ना पैरों से, और ना ही वो बोल सकता था। लेकिन हाँ, उसे हर एक बात बड़ी अच्छी तरीके से सुनाई दे रही थी, इसलिए ये उसके लिए किसी शौक से कम नहीं थी। और इधर रोहित का भी सेम यही हाल था, इसलिए रोहित अब उस आदमी की तरफ देख कर कहता है, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये मेरे नाना जी हैं? देखिए, मैं नहीं मानता कि ये मेरे नाना जी हैं। अगर आप मुझे प्रूफ दिखाएंगे तो ही मैं आपकी बात को मानने के लिए बाध्य हूँ। ये सुनते ही अब वो आदमी अब रोहित के आगे अब एक प्रूफ रखने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उस आदमी ने पहले का सारा ही प्लान बनाया हुआ था। वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर रोहित मारवा उससे कोई भी प्रूफ मांगेगा तो उसका अगला स्टेप क्या होगा। इधर उस आदमी के द्वारा दिखाए गए सारे ही प्रूफ को देखकर अब रोहित कहता है, ये मेरे नाना कैसे हो सकते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। रोहित की ये बात सुनते ही वो आदमी कहता है, ये आपको बाद में पता चल जाएगा क्या ये आपके नाना कैसे हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले आप उस चेयर पर बैठकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालिए।
क्योंकि अब वक्त आ गया है आपको अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों को निभाने का। इसलिए ही मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ, क्योंकि देखिए आपके नाना जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी अब ये बूढ़े हो गए हैं। इसलिए आप पहले यहाँ पर इस चेयर पर आकर यहाँ के कार्य का सारे के सारे कार्यभार को संभालिए। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, भले ही आपकी एज कम है लेकिन आप इस कार्य को बड़े ही अच्छी तरह से संभालेंगे। और ये कहते हुए ही वो आदमी अब किंग के मास्क को लेकर आता है और वो अब रोहित को पहनाते हुए कहता है, रोहित, मिस्टर मारवा, ये किंग का मास्क है और ये आपकी पहचान है, क्योंकि अब से लोग आपको इसी मास्क के द्वारा ही जानेंगे, यानी कि किंग के नाम से ही जानेंगे। और आपको इस बात का हमेशा से ही ध्यान रखना होगा कि आप अब किंग हैं इस दुनिया के लिए। और ये बात किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए कि इस किंग के चेहरे के पीछे कौन शख्स है। आपका नाम कभी भी सामने नहीं आना चाहिए, किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि किंग कोई और नहीं बल्कि आप हैं। और ये अगर जब तक आप इस बात को छिपा पाएंगे तब तक आप सुरक्षित हैं और आपकी फैमिली भी, क्योंकि ये सीधा सीधा ही आपकी फैमिली की सेफ्टी का सवाल है। अगर आपसे कोई भी चूक हुई तो सीधा का सीधा वार आपकी फैमिली पर हो सकता है। अब उस आदमी की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ये सब तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कभी भी ना हो कि मैं किसी को भी इस चेहरे के पीछे इस मास्क के पीछे लगे हुए इस चेहरे का किसी को भी पता चले। यहाँ रोहित को सारी ही बातें बताने और समझाने के बाद अब वो आदमी अब इंद्रजीत पीरामल को उस कैबिन से निकाल कर ले जाता है और अब वहाँ पर अपने स्टाफ से कहता है, अब ये किंग रिटायर हो चुके हैं, इसलिए अब इनका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। इन्हें बस अब राजमहल में पहुँचा दिया जाए, क्योंकि इनका जितना काम अब तक यहाँ था वो सब पूरा हो चुका है। और अब यहाँ पर उस आदमी की ये बात सुनते ही वो स्टाफ कहता है, ओके सर, काम हो जाएगा। और यहाँ पर अब इंद्रजीत पीरामल अब उस आदमी को अब गुस्से से देख रहे थे, क्योंकि इंद्रजीत पीरामल को सारी बातें समझ में आ रही थी कि वो कितनी ही चालाकी के साथ उन्हें अब यहाँ पर किंग की पदवी से इस्तीफा दिला दिया गया है। इंपीरियल ग्रुप को भी, किंग की सारी जिम्मेदारियों को भी। लेकिन अफसोस की बात वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। यहाँ इधर जब इंद्रजीत पीरामल को राजमहल के लिए लेकर जाया जा रहा था तो इंद्रजीत पीरामल अब रास्ते में ही थे कि तभी अब अचानक से ही अब वहां पर उनकी गाड़ी रुकती है। और जैसे ही वो गाड़ी रुकी तो अब 2 फाइटर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब उन फाइटर को देखकर तो अब इंद्रजीत पीरामल समझ गए थे कि उनके सामने अब जो शख्स खड़ा है वो कौन है। यहाँ वो शख्स अब ड्राइविंग सीट पर बैठकर अब गाड़ी को दौड़ाने लगता है। कुछ ही देर के बाद अब वो इंद्रजीत पीरामल को अब एक खंडर के पास लेकर जाता है। यहाँ पर ये खंडर ये पूरा का पूरा ही खंडर था, यहाँ पर किसी का आना जाना भी मुमकिन नहीं था। तो अब यहाँ पर उनके आदमी अब इंद्रजीत पीरामल को अब उस खंडर से घर में लेकर अंदर जाने लगते हैं। और यहाँ पर अब इंद्रजीत पीरामल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि अब उन्हें वो बताना तो बहुत कुछ चाहते थे, वो सच बताना चाहते थे, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। या अब अंदर जाने के बाद अब सर जी अंदर आ जाते हैं और अब यहाँ पर उनके मास्क को देखकर तो अब सभी बस उन्हें देख ही रहे थे। यहाँ पर अब सर जी गुस्से में कहते हैं, देख लो तुम सभी हमारे साथ धोखा करने का क्या अंजाम होता है। यहाँ सर जी की आवाज को सुनकर अब महेंद्र पीरामल, राजीव गुलेरिया, शीला, यशवंत मल्होत्रा, धर्मराज मारवा ये सभी भी अब वहीं पर ही थे, क्योंकि यहाँ पर इंद्रजीत पीरामल की गाड़ी को जब इंपीरियल ग्रुप के हेडक्वार्टर से लेकर जाया जा रहा था राजमहल के लिए तो रास्ते में उसे किंग के फाइटर्स ने उसे किडनैप कर लिया था। क्योंकि जैसे ही ये खबर सर जी के कानों तक पहुंची कि इंद्रजीत पीरामल ने किंग की पदवी किसी और को दे दी है, क्योंकि सर जी ने तो पहले ही इंद्रजीत को कहा था कि अब वो किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद संभालेंगे, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने रास्ते से ही इंद्रजीत पीरामल को किडनैप करा लिया, ये सोचकर कि इंद्रजीत पीरामल ने उनके साथ धोखा किया है। अरे उन्होंने तो अच्छा खासा उन्हें बता दिया था कि क्योंकि अब इंद्रजीत पीरामल जब
इस लायक नहीं रहे कि वो अब किंग का कार्यभार संभाल सके, तो अब उन्हें किंग बनना है। उन्होंने अपनी इच्छा उन्हें साफ साफ बताई थी। भला भला इंद्रजीत पीरामल ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो किसी और को किंग बना सकते हैं, और वो भी उनसे बिना पूछे। और यहाँ पर क्योंकि उस समय राजीव शीला ये सभी उसके ग्रुप में ही थे, तो अब उनके साथ अब यहाँ पर देवयांशी भी वहीं पर ही मौजूद थी, क्योंकि देवयांशी भी उनके साथ ही शामिल थी। यहाँ सर जी अब अपने एक अटैक को अब इंद्रजीत पीरामल पर ही कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अब उन्हें ये लगने लगा था कि इंद्रजीत ने उन्हें धोखा दिया है, और उनकी दुनिया में धोखे की सजा तो सिर्फ मौत ही होती है। तो उनका हर एक वार उनके पहले वार से ज्यादा ही खतरनाक होता जा रहा था, मानो वो सारा का सारा गुस्सा यहाँ पर इंद्रजीत पीरामल पर ही निकाल रहे थे। और यहाँ सभी के कानों में सर जी की बस AI वॉइस ही आ रही थी, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि तुम इतने साल तक किंग बने रहे थे, लेकिन तुम अब हमारे उस साथी का पता भी नहीं इतने सालों तक नहीं लगा पाए कि आखिर वो कहाँ पर है। अरे तुमने किंग बनकर आखिर हमारे लिए क्या ही कर दिया, क्योंकि जो काम तुम कर सकते थे, अरे तुम तो वो भी नहीं कर पाए। रही बात मेरी, मैंने भी तो तुम्हें कहा था ना कि मैं किंग बनना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, तुमने तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी और के कंधों पर डाल दी। वो कहाँ पर है, तुम हमारे साथियों तक तो पहुंच ही नहीं पाए। यहाँ सर जी का हर अटैक के साथ इंद्रजीत पीरामल की हालत तो और भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि एक तो उसके हाथ पैर पहले से ही ना के बराबर थे, और इधर अब इनका हर एक वार इतना खतरनाक था। उसकी नज़र जब यहाँ पर अपने बेटे महेंद्र पीरामल पर जाती है, तो वो बस अब अपना सिर झुकाकर महेंद्र पीरामल वहाँ पर खड़े थे, क्योंकि इतने सारे लोगों में गद्दारी की सजा क्या होती है वो अच्छी तरह से जानते थे, और वो यहाँ पर अपने पापा को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे थे। इधर महेंद्र को सिर झुकाया हुआ देखकर अब इंद्रजीत पीरामल को अचानक से याद आता है कि आखिर किस तरह से जब अवंतिका के ऊपर अटैक किया गया था, तो अपनी माँ को बचाने के लिए उनका 4 साल का बेटा धनंजय पीरामल अब अपने हाथ में तलवार लेकर खड़ा था। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में उन्होंने अवंतिका की वो बात याद आती है कि मेरी बात हमेशा याद रखना इंद्रजीत, जिन लोगों के लिए तुमने मुझे धोखा दिया है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि इस धोखे की वजह से ही तुम्हारी मौत तुम्हारे उन्हीं लोगों के ही हाथों से होगी, क्योंकि जिन लोगों को तुमने अपना समझा है, तुम्हारे वही लोग ही तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे। यहाँ पर सर जी ने अभी अपना आखिरी अटैक किया ही था, तो उनके अभी इस आखिरी अटैक से यहाँ पर इंद्रजीत पीरामल ने दम तोड़ दिया था। यहाँ पर अब सर जी अब जैसे ही इंद्रजीत पीरामल ने दम तोड़ा, तो सर जी अब अपने आदमियों से कहते हैं, ध्यान से देख लो तुम सभी, इसने हमें धोखा दिया है, और धोखा देने का क्या अंजाम होता है हमारे लिए। तो इसलिए तुम सभी इस बात को कभी मत भूलना, क्योंकि तुम सभी इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए हो ना, तो बस अब हमारी इसी दुनिया में रहो, क्योंकि मैं अब तुम्हें हमारी इस दुनिया से कभी जाने नहीं दूंगा। अगर तुम लोगों ने जाने की भी सोची, तो वो भी मेरे लिए एक धोखा ही होगा, और उसका अंजाम भी यही होगा जो कि अभी इसका हुआ है। और ये कहते हुए सर जी अपने कदमों को आगे बढ़ा देते हैं, और अब वो वहां से सीधे गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ महेंद्र पीरामल, जिसका अभी बहुत ही बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि उसने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था, तो महेंद्र पीरामल ने जब अपने पापा को ऐसे देखा, तो अब वो जल्दी से किंग के जाने के बाद अब उनके पास जाने ही वाले थे कि तभी अब उनके कानों में यहाँ पर देवयांशी की आवाज आती है, महेंद्र रुको, तुम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाओगे। अब यहाँ पर देवयांशी की बातों को सुनकर महेंद्र वहीं रुक जाते हैं, और अब वो जब अपनी माँ की तरफ देखते हैं, तो अब देवयांशी कहती है, चलो महेंद्र यहाँ से, अब यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और अब ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल का मन तो वहाँ नहीं था बिल्कुल भी वहाँ से जाने का, लेकिन वो क्या है ना कि वो अभी कुछ कर भी नहीं पा रहे थे।
वो भी अपने पापा की बॉडी को वहीं छोड़कर अब जाने ही वाले थे कि तभी उनके कंधे पर अब एक हाथ आया। ये देखकर जैसे ही महेंद्र पीरामल अब पीछे मुड़ते हैं तो अपने सामने अपने दोस्त राजीव को देखकर अब वो उसे एक जोर का हक करते हुए कहते हैं, यार 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 मेरे पापा, देखो देखो उनका क्या हाल कर दिया। मेरे पापा राजीव अब इस दुनिया में नहीं रहे और तुम मेरी बदकिस्मती देखो ना कि ऐसे समय में भी मैं अपने पापा का साथ नहीं दे पाया। यहाँ अब महेंद्र की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, महेंद्र तू खुद को संभाल यार। और ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया अब महेंद्र पीरामल को वहां से संभालते हुए उसे लेकर जाने लगता है। अब एक एक करके यहाँ पर मौजूद सभी वहां से चले जाते हैं और कुछ ही देर के बाद अब एक चॉपर आसमान में उड़ रहा था। कुछ देर के बाद वो चॉपर अब जैसे ही नीचे जमीन पर लैंड हुआ तो उस चॉपर के अंदर से अब एक कबूतर उड़ता हुआ अंदर आ जाता है और अब वो वहां पर इंद्रजीत पीरामल की बॉडी के पास अब चक्कर लगाने लगता है। इधर कबूतर के पीछे पीछे भी यहाँ पर किंग भी आ गए थे, क्योंकि आसमान में जो ये चॉपर नीचे आया था वो किसी और का नहीं बल्कि किंग का ही था। किंग को अब तक खबर मिल चुकी थी कि इंद्रजीत पीरामल की मौत हो चुकी है और वो भी सर जी के हाथों से, इसलिए वो इस कबूतर को उनकी वो बॉडी दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। अब जैसे ही किंग ने अंदर आने के बाद यहाँ पर इस कबूतर को इस तरह से चक्कर काटते हुए देखा तो अब किंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि आखिर उन्होंने उनकी रानी के कातिल को एक को तो उनके सही अंजाम तक पहुंचा दिया, जैसे जैसे कवि अवंतिका चाहती थी।